नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। हम विश्लेषण करेंगे चुनाव के दौरान होने वाले खर्च और राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों में किए जाने वाले उन वादों का जिनके पीछे एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट छिपा होता है। सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम अक्सर मुफ्त समझते हैं, क्या वो सच में मुफ्त होता है या उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। शुरुआत करते हैं इस भारी भरकम नंबर से। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 510 करोड़ रुपए। सोर्स के मुताबिक 2026 के बंगाल चुनावों के दौरान इतनी बड़ी रकम जब्त की गई थी। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि इतना पैसा पकड़ा गया। सोर्स कहता है कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब हकीकत में जो पैसा बांटा जाता है उसकी ये बस एक छोटी सी झलक है और असली रकम इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, जो शायद कभी सामने ही नहीं आती। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा सामने आया है वो जमीनी हकीकत की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी तस्वीर पेश करता है। पिछले चुनाव साइकिल की तुलना में इन गैर कानूनी प्रलोभनों के पकड़े जाने में सीधे 50% का उछाल आया है। अकेले बंगाल में 27 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बंगाल और तमिलनाडु को मिलाकर 41,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई। सोर्स तो यहां तक हाईलाइट करता है कि वोटर्स और यहां तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लुभाने के लिए ड्रग्स और सोने का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर हम पूरे देश की तस्वीर देखें तो स्थिति सच में बहुत गंभीर नजर आती है। सोर्स के डेटा के अनुसार 2014 के चुनावों में जहां करीब 1,200 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, वहीं 2024 आते आते ये आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए के मार्क को भी पार कर गया। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और चिंताजनक ट्रेंड है। तो बेसिकली चुनावों में ये जो प्रलोभन दिए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तरफ तो वो अवैध प्रलोभन है, जैसे कैश, शराब या ड्रग्स, जिन्हें गुपचुप तरीके से केबल के नीचे से बांटा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू है जिसे सोर्स लीगल रिश्वत कहता है। ये वो नकद ट्रांसफर और मुफ्त की चीजें हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियां अपने आधिकारिक घोषणा पत्रों में बिल्कुल खुलेआम सीना तान कर वादे के तौर पर पेश करती हैं। तो अब बात करते हैं इन्हीं घोषणा पत्रों और लीगल फ्रीबीज की। आखिर ये भारी भरकम वादे करने का कल्चर कानूनी रूप से इतना सुरक्षित कैसे हो गया? इसका जवाब हमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के बालाजी जजमेंट में मिलता है। इस फैसले में फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए ये साफ कर दिया गया कि घोषणा पत्रों में मुफ्त चीज़ों का वादा करना किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। सोर्स का तर्क है कि इस एक फैसले ने बिना शर्त मुफ्त की चीजें बांटने के वादों को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी और चुनाव आयोग के हाथ एक तरह से बंद गए। और इसका नतीजा क्या होता है? शुरू होता है एक एस्केलेशन गेम, यानी वादों की ऐसी होड़ जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। सोर्स बंगाल का एक केस स्टडी देता है। वहां सत्ताधारी पार्टी ने महिलाओं के लिए एक कैश स्कीम शुरू की जिसका सालाना खर्च था 4,000 करोड़ रुपए। इसके जवाब में विपक्ष ने क्या किया? उन्होंने आक्रामक रूप से एक ऐसा काउंटर ऑफर रख दिया जिसकी लागत सीधे 7,500 करोड़ रुपए सालाना पहुंच गई। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाल रहे हैं। अब राज्यों के इन वादों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस डरावनी मैक्रो इकोनॉमिक हकीकत को देखते हैं जो पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। इसे हम खतरे का निशान पार करना कह सकते हैं। ये नंबर अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है, 1.68 लाख करोड़ रुपए। सोर्स बताता है कि 2025-26 के लिए भारत के 12 राज्यों का बिना शर्त नगद हस्तांतरण यानी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का ये कुल सालाना कमिटमेंट है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन 12 में से 6 राज्य तो पहले से ही राजस्व घाटे में चल रहे हैं। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति पहले से है और उस पर ये हजारों करोड़ के वादे। अगर हम सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्यों को देखें तो महाराष्ट्र लगभग 46,000 करोड़ रुपए के साथ सबसे ऊपर बैठा है। उसके बाद कर्नाटक 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश 18,600 करोड़ रुपए के साथ लाइन में है। सोर्स इस बात पर खास जोर देता है कि ये राज्य अपना रोजमर्रा का खर्च भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, फिर भी सीधे कैश ट्रांसफर की इन स्कीम्स को चालू रखने के लिए उन्हें मार्केट से भारी कर्ज उठाना पड़ रहा है। और यहीं पर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी
अवसर की लागत का असली मतलब समझ आता है। एक तरफ 12 राज्यों के 1.68 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैश बांटने में जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के रक्षा अनुसंधान यानी DRDO का सालाना बजट है मात्र 26,800 करोड़ रुपए। सोर्स इस बहुत ही गहरे अंतर को पॉइंट आउट करता है कि जो पैसा मिसाइलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में जाना चाहिए था, वो चुनावों के लिए बांटा जा रहा है, वो भी तब जब भारत अपनी कुल GDP का मुश्किल से 0.7% ही रिसर्च पर खर्च करता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर इसके इतने नुकसान हैं, तो लोग इन वादों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? इसके पीछे का विज्ञान है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। ये इंसानी दिमाग का एक मनोवैज्ञानिक बायस है, जहां हम भविष्य में मिलने वाले किसी बड़े फायदे के बजाय तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे को चुनना पसंद करते हैं। यही वजह है कि कई बार लोगों को 5 साल बाद बनने वाले एक शानदार हॉस्पिटल के वादे से ज्यादा आज तुरंत हाथ में मिलने वाले 1500 रुपए ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, राज्यों की इन भारी भरकम घाटों और घोषणा पत्र के करोड़ों रुपए के वादों की असली भरपाई आखिर करता कौन है? चलिए करदाता पर पड़ने वाले इस बोझ को समझते हैं। ये डेटा असल में आंखें खोलने वाला है। भारत में मुश्किल से 2.5% लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि 97.5% आबादी इसके दायरे से बाहर है। सोर्स इस 2.5% छोटे से हिस्से को प्रोडक्टिव माइनॉरिटी कहता है। जरा सोचिए, पूरे सिस्टम को चलाने का, इन तमाम योजनाओं का इतना भारी आर्थिक बोझ आबादी के इस इतने छोटे से हिस्से पर डाला जा रहा है। चलिए इसे एक आम इंसान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो साल के 15 लाख रुपए कमाता है और करीब 2 लाख रुपए डायरेक्ट टैक्स के रूप में चुकाता है। सोर्स का तर्क यह है कि उसके टैक्स का ये पैसा देश के बुनियादी ढांचे यानी सड़कों या अस्पतालों को सुधारने के बजाय 5 से 7 लोगों की मासिक कैश ट्रांसफर योजनाओं को फंड करने में चला जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद भी उस इंजीनियर को पेट्रोल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर 50 से 55% का अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स अलग से चुकाना पड़ता है। कर्ज लेकर ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका राज्यों की अर्थव्यवस्था पर असर क्या हो रहा है? NK सिंह की अध्यक्षता वाली FRBM कमेटी बताती है कि राज्यों के लिए सुरक्षित कर्ज की सीमा GDP का 20% है, लेकिन सोर्स चेतावनी देता है कि आज की तारीख में 16 राज्य 30% के इस खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। पंजाब की हालत देखिए, उनका आंकड़ा 46% पर पहुंच गया है, जो सुरक्षित सीमा से 2 गुने से भी कहीं ज्यादा है। ये सच में एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठने जैसा। और यहीं से हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कर्ज के दम पर चलने वाले इस फ्री वाले इकोसिस्टम का आखिरी आर्थिक अंजाम क्या हो सकता है? अगर हमें लगता है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ताज़ा उदाहरण है, श्रीलंका। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे टैक्स में कटौती और अंधाधुंध सब्सिडी बांटने के चक्कर में 2019 में उनका कर्ज GDP का 91% हो गया, जो 2021 तक बढ़कर 119% पहुंच गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। बर्बादी का ये चक्र, जिसे सोर्स साइकिल ऑफ रुइन कहता है, आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले राज्य इन कैश वाले वादों को पूरा करने के लिए भारी कर्ज लेते हैं। फिर उनकी जो असली कमाई होती है, वो नए पुल या अस्पताल बनाने के बजाय पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में निकल जाती है। अब इस मुफ्त के पैसे से मार्केट में डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती और आखिर में आती है भयंकर महंगाई, जो आम जनता की चीजें खरीदने की ताकत को ही पूरी तरह से निचोड़ कर रख देती है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही गंभीर और आखिरी चेतावनी देता है, ब्रेन ड्रेन का खतरा। तर्क बिल्कुल सीधा है। जब करदाताओं के इस छोटे से वर्ग को लगातार इस तरह से निचोड़ा जाएगा, तो ये एक खामोश विरोध को जन्म देगा। सोर्स के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब इस देश के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव नागरिक, जिनके टैक्स से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, वो थक हार कर बस ये देश छोड़कर चले जाएंगे। जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब देश की वो प्रोडक्टिव माइनॉरिटी, वो टैक्स पेयर ही देश छोड़कर चले जाएंगे और महंगाई आसमान छूने लगेगी, तो इस मुफ्त की असली कीमत चुकाने के लिए आखिर बचेगा कौन? कर्ज के सहारे चल रहे इस चुनाव अर्थशास्त्र के इन लॉन्ग टर्म परिणामों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपको इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी।